कल दिल्ली में उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ, जिसमें एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन को 452 मतों से भारी जीत मिली है। उसी के दौरान विपक्ष, दिल्ली में जो इलेक्शन हुआ उसको लेकर विपक्ष यहाँ चिल्लाचिल्ली कर रही है कि क्रॉस वोटिंग हुआ है, सत्ताधारियों ने अपनी सत्ता का गलत इस्तेमाल करके ये जीत हासिल की है। तो इसी बारे में हम शिवसेना की ज्योति वाघमारे से जानना चाहेंगे कि आखिर ये मामला क्या है और उनका क्या कहना है इस बाबत। संजय राउत ने भी काफी कुछ बोला है इस मसले पर, तो हम ज्योति जी से पूछेंगे कि उनका ये कहना क्या है इस पर, कि क्या सही में क्रॉस वोटिंग हुई है या संजय राउत सिर्फ ऐसे ही बड़बड़ कर रहे हैं। तो ज्योति जी बताइए हमें, हमारे दर्शकों को, कि ये क्रॉस वोटिंग को लेकर जो चल रहा है इस पर आपका क्या कहना है। संजय राउत के बोलने पर आप क्या कहना चाहेंगी। भारत के उपराष्ट्रपति पद पर महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन जी विराजमान हुए। ये जो शानदार जीत हुई ना, ये लोकशाही की जीत है और हम यहाँ पर अभिमान के साथ ये कहना चाहेंगे कि इस लोकशाही की जीत को शिंदे शाही साज है, क्योंकि हमारे खासदार डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहब ने बहुत ही दिल से, बहुत ही ईमानदारी से और बहुत ही प्लानिंग के साथ ये पूरी प्रक्रिया में जो रोल उन्होंने प्ले किया ना, वो मुझे लगता है कि इस पूरी प्रक्रिया में बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। लेकिन संजय राउत जैसे जो लोग हैं ना, वो तो सिर्फ बड़बोलेपन, बड़ी बड़ी बातें करना, बड़ी बड़ी बातें और वड़ा पाव खाते, इसका अगर कोई उदाहरण है तो फिर वो संजय राउत है। राउत जी, मराठी में ना एक गाना है मैम, वो बहुत ही फेमस है और वो लावणी को ही मैं उनसे पूछना चाहूंगी की कसं काय राऊत, बरं आहे का, आणि तुमचे खासदार फुटले म्हणे, ते खरं आहे का। अरे आपके खासदार क्रॉस वोटिंग करते हैं, एनडीए को 14 मत ज्यादा मिलते हैं, तो फिर मुझे उनको पूछना है कि आप लोग बोल रहे हो कि जगदीप धनखड़ जी के लिए एसआईटी फॉर्म करो, तो राउत आपको तो पहले अपने पार्टी में एनआईटी फॉर्म करनी चाहिए, निष्ठावंत इन्वेस्टिगेशन टीम। पहले खोजिए ना कि आपके पार्टी में कौन निष्ठावंत रहा है। अरे हम नहीं बोल रहे, हमारे खासदार डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहब ने तो कल ही बता दिया कि समझदार को इशारा काफी है। लेकिन पूरी सोशल मीडिया पे चर्चा है कि जो 14 खासदारों ने क्रॉस वोटिंग किया उसमें महाराष्ट्र के लोग ज्यादा हैं और उसमें भी उद्धव ठाकरे गट और शरद पवार गुट के लोग ज्यादा है। ये सोशल मीडिया बोल रहा है, सोशल मीडिया जनता की आवाज है, ये जनता बोल रही है। और फिर भी अगर आप ऐसे डींगे मार रहे हो ना, तो आप जैसा मूर्ख कहीं पे ढूंढ के भी नहीं हम निकाल सकते। ये शेख चिल्ली के सपने देख रहे, जनता ने इनके दांत खट्टे कर दिए हैं और मोदी जी के साथ, एनडीए के साथ पूरा देश खड़ा है, ये उन्होंने यहाँ पे दिखा दिया है। कांग्रेस का भी कहना है मैम कि ये जो बाकी की जो पार्टियां हैं, उनकी सहयोगी पार्टियां हैं, उनके सांसद फूटे हैं और ये लोग आपस में ही अब एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं। इस बारे में आपका क्या कहना है। ये लोग तो आपस में ही, मतलब जो एक ऐड थी ना, ढूंढते रह जाओगे, वैसे वो एक दूसरे के साथ झगड़ते रह जाएंगे, क्योंकि इनका एक दूसरे पे विश्वास नहीं है, यकीन नहीं है। और हार अगर हुई है तो उस हार की वजह खोजने के बजाय वो एक दूसरे पर आरोप करने में व्यस्त है। आपने देखा राहुल गांधी जी का जो इमैच्योर लीडरशिप था ना, वो तो अपना वोट बैलेट बॉक्स में डालने की बजाय कहीं दूसरे ही तरफ चले जा रहे थे। हमेशा जब भी कभी विपक्ष की हार होती है तो अपने वो हार का जो जिम्मेदार है वो ईवीएम को ठहराते हैं और हमेशा वो मांग करते हैं कि आप बैलेट पेपर पर इलेक्शन लो। कल का जो इलेक्शन हुआ उपराष्ट्रपति पद का, वो बैलेट पेपर पर हुआ था और बैलेट पेपर पर इलेक्शन होने के बावजूद भी ज्यादा वोट, 14 वोट ज्यादा लेकर हमारे सीपी राधाकृष्णन जी जीत गए। तो यहाँ पे उनके दांत खट्टे हो गए हैं, उनकी हार हो गई है। लेकिन सिर्फ वो अब माने कैसे, इस वजह से वो ऐसी कुछ बातें बता रहे हैं, उन पे ज्यादा यकीन न करें। अब ये पार्टियां आपस में ही कह रही है कि गद्दार कौन, तो इसका असर क्या बीएमसी इलेक्शन में देखने को मिलेगा। ये पार्टियां अभी मतलब दूसरी पार्टी के साथ लड़ने के बजाय वो अपने में एक दूसरे पे आरोप कर रही है। देखिए, मविया अब नहीं रहेगी, इंडिया अलायंस का विघटन हो चुका है। क्योंकि जब विरोधी पक्ष की एकता के बारे में ये जो लोग बात कर रहे थे ना, तो वो एकता कल के उपराष्ट्रपति निवडणूक में पूरी तरीके से खत्म हो गई है।
हमने देखा कि 14 वोट ज्यादा तो हमें मिले ही, इसके साथ साथ बीआरएस हो, बीजेडी हो या अकाली दल हो, इन लोगों ने तटस्थ रहने का फैसला किया था। तो कहां पे है विरोधी पक्षों की एकता? तो राहुल गांधी ये इंडिया के पप्पू है, मतलब इंडिया के पप्पू और उनकी मम्मी राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी, और महाराष्ट्र के पप्पू और उनके पप्पा आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे, इनकी अभी कुछ नहीं चलेगी। जनता काम करने वालों के साथ है, जनता मोदी जी के साथ है, और महाराष्ट्र की जनता एकनाथ जी शिंदे साहब और देवेंद्र फडणवीस और अजित दादा के नेतृत्व के इस हमारे महायुति सरकार के साथ है। तो बीएमसी इलेक्शन ही नहीं बल्कि हर गांव कूचे में जो लोकल गवर्नमेंट बॉडी इलेक्शंस हो रहे हैं उसमें हमें हर तरफ भगवा दिखाई देगा और महायुति की जीत होगी। अब ये जो चल रहा है, इनका आपस में जो लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, फिलहाल गद्दार ढूंढने के लिए मतभेद हो रहे हैं, तो ये लोग आपस में इलेक्शन लड़ेंगे, ऐसा मतलब आप संभ्रम बना हुआ है। जनता भी यही बात करी कि ये लोग आपस में इलेक्शन लड़ेंगे, और दूसरी तरफ ये दावा करते कि हम एकदम भारी मतों से बीएमसी में जीतेंगे और अपनी सत्ता काबिज करेंगे। तो आपका क्या बोलना है इस पर? जो लोग अपनी पार्टी के 40 आमदार संभाल नहीं सके, इनके नाक के नीचे से हिंदुत्व के लिए बगावत कर कर एकनाथ जी शिंदे साहब ने महाराष्ट्र में सरकार फॉर्म की और 2.5 से 3 साल जनता के लिए सरकार चलाई। जो लोग अपने 40 आमदार संभाल नहीं सके वो जनता को संभालेंगे। अभी उपराष्ट्रपति इलेक्शन में सभी लोग बोल रहे हैं, सोशल मीडिया पे बवाल मचा हुआ है कि इनके 6 खासदारों ने, यूबीटी के 6 खासदार और बाकी जो बचे कुचे हैं वो शरद पवार गुट के खासदार, इन्होंने क्रॉस वोटिंग किया। ये अपने खासदार नहीं संभाल सकते, ये जनता को संभालेंगे। जब कोविड का दौर था मैम, तब जनता को मतलब जनता के दर्द पर मरहम लगने के बजाय जो लोग फेसबुक खेल रहे थे वो जनता का दुख दर्द समझ सकते हैं। ये लोग कुछ नहीं कर सकते, ये लोग सिर्फ कुर्सी के लिए साथ आते हैं, ना इनकी कुछ नीति है, ना इनके कुछ उसूल है, ना इनको देश से प्यार है, और ना ही इनको गरीबों की पड़ी है, ना इनको महिलाओं की पड़ी है। ये तो सिर्फ इनकी कुर्सी के लिए आपस में जंग झड़ी है, ऐसा उनका माहौल है। तो ये लोग ऐसे ही एक दूसरे में झगड़ते रह जाएंगे। ये हमने लोकसभा में भी देखा कि लोकसभा में भी महाविकास आघाड़ी में मतलब सांगली के सीट पे क्या हुआ, वहां पे महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार के खिलाफ महाविकास आघाड़ी का उम्मीदवार था। शोलापुर के सीट पर क्या हुआ, वहां पे भी हमने ये देखा। तो इसी वजह से मुझे ये लगता है कि इनकी ये जो एकता है ना, उसका फाउंडेशन हिल चुका है। जल्दी से जल्दी इंडिया आघाड़ी का बैंड बज जाएगा और देश पर सिर्फ मोदी जी और महाराष्ट्र में महायुति रहेगी। आज आपने देखा कि उद्धव ठाकरे राज ठाकरे को मिलने गए हैं और बीएमसी इलेक्शंस को लेके सूत्र बताते हैं कि बीएमसी इलेक्शंस को लेकर इनकी चर्चा हो रही है। तो इनके बारे में आपका क्या कहना, आज की मुलाकात को लेकर आप क्या कहेंगी? देखिए, अगर दो भाई आपस में मिलते हैं, उनका भाईचारा बढ़ता है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन महाराष्ट्र के लोगों को ये लगता है कि ये भाई सिर्फ सुख में मिलने आते हैं, दुख में ये कहाते हैं। कहते हैं ना कि जो सुख में साथ निभाते हैं वो रिश्ते होते हैं, और जो दुख में साथ निभाते हैं वो फरिश्ते होते हैं। जब राज ठाकरे जी के सुपुत्र अमित ठाकरे जी बहुत ही गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे, तब उद्धव जी आप क्यों नहीं मिलने गए राज ठाकरे जी से? जब उद्धव ठाकरे जी को अस्पताल में एडमिट किया गया था लीलावती में, तब राज ठाकरे जी ने तो भाईचारा निभाया, भाई का धर्म निभाया, और वो हॉस्पिटल में गए, खुद गाड़ी चलाकर आपको घर तक ले आए। लेकिन जब आपके भाई का बेटा, आपके बेटे के ही उम्र का, इतनी युवा अवस्था में जब वो एक गंभीर बीमारी से जूझ रहा था, तब आपको भाई के घर का रास्ता क्या आप भूल गए थे? आप तब क्यों नहीं उनके घर, आपने तब क्यों नहीं उनको सांत्वना दी या उनका ढाढ़स बंधाया? और वो भूला बिछड़ा हुआ ये कुंभ के मेले में बिछड़े हुए थे क्या, कि अब सिर्फ बीएमसी की इलेक्शन आ गई तो फिर भाई का घर याद आ गया, भाई का प्यार याद आ गया और वो सब कुछ हो गया? तो मुझे लगता है कि महाराष्ट्र की जनता बहुत ही होशियार है, सयानी है, उनको सब समझता है, तो वो इस पर अपना जो भी कुछ है वो इलेक्शन में दिखा देगी।
मैम, नेपाल को लेकर आप कहेंगी, क्या कहेंगी? अभी नेपाल में जो हिंसा चल रही है उसको लेकर काफी कुछ हो गया है, आपको पता होगा उसके बारे में, तो थोड़ा सा हमें बताइए। देखिए, हम एक डेमोक्रेटिक स्टेट में रहते हैं, हम एक लोकशाही राष्ट्र में रहते हैं, और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने लोकशाही की जो व्याख्या की थी ना, तो उन्होंने कहा था कि खून की एक बूंद भी जहां पे ना गवाते हुए क्रांति होती है ना, वो लोकशाही होती है। मतलब हिंसा किसी भी सवाल का जवाब नहीं हो सकता। नेपाल में जो कल हुआ कि संसद भवन जलाया गया, राष्ट्रपति भवन जलाया गया, एक्स प्राइम मिनिस्टर की बीवी को जिंदा जलाया गया, अर्थमंत्री को रास्ते पे दौड़ा दौड़ा कर मारा गया, पंतप्रधान को देश छोड़ना पड़ा, इस सभी हिंसक घटनाओं की मैं निंदा करती हूं, क्योंकि हिंसा किसी भी सवाल का जवाब नहीं हो सकती, और दुनिया को युद्ध की नहीं बल्कि बुद्ध की जरूरत है। लेकिन जो नेपाल में हो रहा है, इसमें भी हमारे विपक्षी दल अवसर ढूंढ रहे हैं। संजय राउत के ट्वीट देखिए, तेजस्वी यादव के ट्वीट देखिए, वो धमकी दे रहे हैं इस हिंदुस्तान को, इस भारत को, वो धमकी दे रहे हैं कि आपका भी नेपाल हो सकता है। तो मैं यहाँ पे संजय राउत को, तेजस्वी यादव को पूछना चाहूंगी कि आपको अगर कुर्सी नहीं मिली, आपको अगर गद्दी नहीं मिली, तो क्या आप दंगे करवाने पे तुल गए हो क्या आप हिंसा भड़काने वाले हो क्या? तो महाराष्ट्र के पुलिस दल से, महाराष्ट्र के होम मिनिस्ट्री से मेरी गुजारिश है कि आप संजय राउत जी को हिरासत में लेकर आप उनकी इंक्वायरी करें। मेरी भारत के होम मिनिस्ट्री से गुजारिश है कि आप तेजस्वी यादव को हिरासत में लीजिए और आप उनकी इंक्वायरी करें कि यह टूल किट बना रहे हैं दंगों का, कि भारत का नेपाल होगा, ऐसी धमकियां वो भारतीयों को दे रहे हैं। मैं इसका खंडन करती हूं, और मैं उनको यही पूछना चाहूंगी कि वो बोलते हैं कि आपका भी नेपाल होगा। संजय राउत, देखिए, नेपाल एक हिंदू राष्ट्र था, हमारा नेपाल होगा, भारत की जनता, भारत का लोकतंत्र सक्षम है, हम देख लेंगे, लेकिन हमारा नेपाल होगा ये धमकी देने से पहले आपकी पार्टी का जो पहले बांग्लादेश हुआ है ना, आप पहले वो देखें। पहले अपने घर में जो जल रहा है आप उसे बुझाएं, और उसके बाद आप बाकी की बातें करें। तो हमारे साथ ज्योति वाघमारे जी थी, शिवसेना की। इन्होंने कहा कि संजय राउत जो गलत बयानी कर रहे हैं, संजय राउत जो गलत बयानी कर रहे हैं, उसके खिलाफ सरकार को उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, उन्हें गिरफ्तार करके उनको जांच के घेरे में लेना चाहिए। उनका कहना है कि भारत का भी नेपाल हो सकता है, इसलिए उन्हें हिरासत में तुरंत लेना चाहिए। मैं अनीता शुक्ला, कैमरामैन विजय चतुर्वेदी के साथ, आवाज इंडिया, मुंबई के लिए।